नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा चर्चा के बाद 2 बजकर रात के 32 मिनट पे राज्यसभा में विधेयक पास हो गया। इसी तरह लोकसभा में एक दिन पहले तकरीबन रात के 2 बजे बिल पास हो गया था। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात रखी। फिलहाल दोनों सदनों में पास होने के बाद अब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, जैसे वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, बिल कैसे पास हुआ और आगे क्या होगा। आपको कम समय में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश रहेगी ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज से आप बच पाएं। सबसे पहले जो मौजूदा बिल पास हुआ है उसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी बनाने का फैसला हुआ। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक कमेटी ने कुल 34 बैठकें की। इनमें राज्यों का दौरा किया गया, कई इस्लामिक विद्वानों, कानून जानकारों से चर्चा की गई। 30 जनवरी 2025 में कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 655 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव शामिल किए गए थे। वहीं विपक्ष के सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल को संसद के मौजूदा बजट के सेशन में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। 2 अप्रैल 2025 को बिल लोकसभा में पास हुआ। 3 अप्रैल 2025 को बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। अब शॉर्ट में एक नजर वक्फ के इतिहास पर डाल लेते हैं। बताया जाता है कि 570 ईस्वी पूर्व में पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग था। इस बाग से होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। यह वक्फ संपत्ति के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद अपनी किताब जो कि भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था शुरू हुई। सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ के जरिए दान दिए। ब्रिटिश राज में लंदन के प्रीवी काउंसिल के 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को पलटने के लिए द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 बनाया गया। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से एक अलग कानून बना। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। अब आप जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास दरअसल संपत्ति कितनी है और ये काम क्या करता है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित हो जाने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इस संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी जो होते हैं उनके ओर से नियुक्त मुतव्वली द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड पर कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है। इसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 टोटल वक्फ बोर्ड है। राज वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। पूरे देश में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ा एक डेटा जारी किया। इस डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से
1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास में है, जबकि 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास में है। ये आंकड़े 2014 तक बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इसमें अभी हापुड़ और संभल जिले का नाम शामिल नहीं है। लोकसभा में 12 घंटे चर्चा चली और राज्यसभा में 12 घंटे तक चर्चा हुई। दोनों जगह चर्चा होने के बाद कई दौरान ऐसा वाकया आया जब दोनों सदनों के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एक तरफ किरण रिजिजू जी थे, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए और इस तरह से तमाम जो लीडर्स थे वो एक दूसरे को अपने अपने तर्क देते रहे। एक दिन पहले सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में जब बोलना खड़े हुआ, उनका लगभग 45 मिनट का वक्तव्य हुआ और उस 45 मिनट के दौरान उन्होंने वक्फ और इस्लाम से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां संसद के अंदर में दी और उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर सरकार किसी भी तरह का प्रहार नहीं कर रही, जबकि सरकार का उद्देश्य है कि इस बिल के जरिए उन दबे पिछड़े मुसलमानों का भी भविष्य संवरे जो आज तक जिनको इसमें जगह नहीं दी गई। आगे मैं एक और वीडियो बताऊंगा कि दरअसल अब वक्फ बोर्ड में क्या बदल गया है, कितनी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि ये कानून एक बहुत बड़ा सरकार का ये स्टेप है और ये कोई मामूली बिल ऐसे नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जब संसद के दौरान जब कोई बिल टेबल किए जाते हैं तो उसमें प्रॉपर चर्चा होती है। जॉइंट पार्लियामेंट अगर जरूरत पड़ी तो उसको जेपीसी में डाला जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। और अब चूंकि ये तीनों जगह से दोनों सदनों से पास हो गया, उच्च और निचली सदन से, अब राष्ट्रपति के हाथ में है, राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। लेकिन क्या कुछ बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसको तमाम लोग पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह के फेसबुक और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर कतई ध्यान ना दिया जाए। आप खुद से कुछ वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं, कुछ किताबें या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बिल से संबंधित जिनको पढ़ के आप सटीक जानकारी इस पर हासिल कर सकते हैं। पीआईबी ने भी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इसकी जो है जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पे अपलोड की गई है। आप जाके पूरे बिल की हर बारीकियों को वहां पर पढ़ सकते हैं। जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई कि इससे जो है जमीनें हड़प ली जाएंगी, इस बिल के आने के बाद जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर कब्जा कर लिया जाएगा, इस तरह के अनर्गल बयान आपको सोशल मीडिया में खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप जब बिल की वास्तविकता देखेंगे और बिल को पढ़ेंगे तो शायद आप सटीक तरीके से समझ पाएं कि दरअसल बिल किस लिए लाया गया है और इसका पर्पस क्या है। मैं यहां पर बिल के पक्ष या विपक्ष में अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक सटीक जानकारी के लिए एक सटीक बात जो सही हो उसको जाए, फिर उस पर आपका विचार हो सकता है कि क्या यह बिल सही है या फिर गलत है।